के साथ, संगम के साथ चेरा पढ़ लेंगे, पांड्या पढ़ लेंगे। दो ये चोल और चेरा और पांड्या मेडिवियल समय पीरियड में भी है, चोल भी मेडिवियल समय पीरियड में था, है ना। मतलब ये लंबे लंबे समय तक 2200 साल 2300 साल के रूल है इनके, ठीक है। तो लंबे चौड़े इनके समय काल होता है। तो कई बार ऐसा होता है टीचर इसको आपको एंशिएंट पे पढ़ा देते हैं, कई बार मेडिवियल में पढ़ा देते हैं, क्योंकि मिक्सिंग टाइम है। सीधा मतलब इधर के साइड सीधा क्या हुआ था, यूरोपीय के आगमन हो गया था, उसके अलावा कुछ नहीं हुआ था, है ना। अहम में अहम अहम जो होता है, अहम को दो भाग में बांटा गया, ठीक है। देखो, एक हमने विभाजन लिखा है ना, पूरम और क्या लिखा है, सकाम, और ये सकाम और अकाम लिखा है ना। अब जो ये प्रेम की कहानियां है, ये अकाम, अकाम को फिर अकाम या अहम एक ही चीज है। अहम को दो भाग में बांटो, इस अहम या अकाम को दो भाग में बांट दो ऐसे करके, ठीक है। मतलब अकाम को दो भाग में बांटने के बाद एक हो जाएगा आपका अहम और दूसरा हो जाएगा पुरम, या फिर ऐसे लिख लो, देखो अकाम लिखा था ना, अकाम को हम इस तरीके से बांटेंगे, अकम और पूरम, या अहम और पूरम, अकम और पूरम। आगे अकम को दो भाग में बांटेंगे, अकम मतलब आंतरिक और पूरम मतलब बाहरी। अब अकम मतलब हो गया आंतरिक, आंतरिक प्रेम कहानी क्या होगी, पति पत्नी के बीच के प्रेम कहानी, ठीक है। ये क्या हो गया, पति पत्नी के बीच के प्रेम कहानी, पति पत्नी के बीच 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 की प्रेम कहानी। तो बाहरी क्या हो जाएगा, अब मैं तुमसे पूछूंगी, भाई बताएगा। हाँ बता भाई। एक तो हो गया आंतरिक, मतलब अकम में क्या है, पति पत्नी के बीच की प्रेम प्रेम कहानी। तो बाहरी में क्या आएगा, ये भी तो अफेयर ही है। बाहरी मतलब मुझे पक्का पता था एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही बोलोगे तुम। अरे ये प्रजा और राजा और प्रजा के बीच की प्रेम कहानी, राजा और प्रजा के बीच की प्रेम कहानी। प्रेम सिर्फ एक ही रूप थोड़ी ना होता है बेटा, ठीक है। प्रेम का एक ही रूप नहीं होता है, हर चीज में प्रेम होता है। बीच की, मुझे पता था ना, बाहरी प्रेम कहानी मतलब राजा और प्रजा के बीच की प्रेम कहानी, पूरम कविताएं। हम सबसे पहले कल हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट वो लिखने वाले थे, है ना, रचनाएं लिख लेते हैं पहले। सबसे पहला कुछ डाला है हमने, मणि मेखलाई वगैरह कुछ ऐसे करके हेडिंग डाल के गए हैं। महाकाव्य, तीनों महाकाव्यों के नाम लिख लिया हमने, है ना। देखो अगर तुम्हारे ऑप्शन में तीन महाकाव्य में ऐसे भी आता है ना कि दीपवंशम रघुवंशम, वो भी सही जवाब है। आज के दौर पे मॉडर्न इंडिया में हम उसको कहते हैं ऐतिहासिक ऐतिहासिक रचना, लेकिन वो तमिल साहित्य के महाकाव्य में ही आता है। तो अगर ऑप्शन में मान लो तुम्हें वो नहीं दिया, मणि मेघलाई नहीं दिया, तोलका प्रियम और दिग्वंशम रघुवंशम दिया, वो भी महाकाव्य है ना, क्योंकि इनिशियली उसको महाकाव्य में लिया गया है। आज हम कहते हैं ये ज्यादा ऐतिहासिक है। तो फिर हम लोग लिखेंगे प्रमुख, उसमें देख लेते हैं। सबसे पहला लिखेंगे मणि मणि मेघलाई। सबसे पहला महाकाव्य के बारे में लिख लेते हैं, फटाफट फटाफट महाकाव्यों के बारे में लिखते हैं। सबसे पहला लिखेंगे मणि मेघलाई। महाकाव्यों के बारे में लिख लेते हैं, कौन से में क्या क्या है। मणि मेघलाई,
यह एक महाकाव्य है। एक व्यापारी कोवलन और उसकी बेटी कोवलन, हाँ कोवलन और उनकी बेटी मणिमेगलाई की कहानी है। इसमें लास्ट में ऐसा कुछ मुझे क्लियरली वो है, एक प्रेम कहानी है, मणिमेगलाई का प्रेम, मणिमेगलाई की प्रेम होती है और फिर लास्ट में ये ना सती हो जाती है। ठीक है, ये जो मणिमेगलाई कैरेक्टर है ये लास्ट में समथिंग लाइक जैसे हम लोगों का सती बन जाते हैं ना, सती बन जाती है, ऐसी एक प्रेम कहानी है। यह एक व्यापारी कोवलन और उनकी बेटी मणिमेगलाई की कहानी है। उसके बाद लिखो दूसरा महाकाव्य, लिखो शिल्पादिकरम। शिल्पा, आधा प पूरा प, शिल्पा दिकरम। ये एक औरत की कहानी है, कनग्गी नाम की औरत की कहानी है। उनके पति की मतलब मौत हो जाता है और वो मौत के लिए जो बदला लेती है और पूरा शहर तबाह हो जाती है। उसके बाद उस शहर के लोग जो है ना कनग्गी की पूजा करने लगते हैं, उनकी एक मंदिर बना देते हैं। ठीक है, ये भी एक सती टाइप की ही कहानी। ठीक है, तो लिखेंगे यह कनग्गी नामक एक महिला की कहानी है। कनग्गी, क डबल न, कनग्गी नामक एक महिला की कहानी है जो अपने पति की मौत का बदला लेती है। पूरी शहर मदुरै शहर तबाह कर देती है वो, मतलब उसकी आंसू मदुरै को बहा देती है। महिला की कहानी है जो जो अपने पति के मौत का बदला लेती है और उनका भी पूजा किया जाता है। मणिमेगलाई में ऐसा होता है, मणिमेगलाई एक व्यापारी होते हैं, कोवलन, कोवलन की अफेयर होते हैं, उनकी एक बेटी होती है, बेटी भी बहुत सुंदर होती है, फिर बेटी को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखना पड़ता है, ये सब की कहानी है। फाइनली मतलब इन दोनों कहानी में महिला के प्यार और क्रोध दोनों को ही बहुत अच्छे से कहते हैं। महिला प्यार करे तो दुनिया को आबाद कर देती है और अगर महिला क्रोध पे आ जाए, अरे हंसने वाली क्या बात है, सच है तो बता रही हूँ। तो मतलब पूरी संसार को तबाह कर सकती है। दोनों ही कहानी उसके बेसिस पे है, उसने इतनी क्रिटिकल एक हंसी छोड़ी। ठीक है, तो ये दोनों ही कहानी महिला प्रधान समाज को दर्शाती है और वहां पर महिमा कहां से आती है, ये तुम सब लिख रही हो क्या? मैं सिर्फ बता रही थी, मैं तुम्हारा देख लेती हूँ कहाँ तुम्हारा छूट गया। देखो यह कनग्गी नामक महिला की कहानी है जो अपने पति के मौत का बदला लेती। बस हो गया, हटाओ इसको। ये मैं बता रही थी, उसमें महिला के प्रेम और क्रोध का प्रकोप दिखाया गया है, लिखना नहीं था। ठीक है, हाँ, तो ये दोनों ही कहानी ऐसी है। एक और किताब है दोहा, जानते हो ना, जैसे हम कबीरदास के दोहे हैं, ऐसे ही दोहे का किताब है जिसको कहते हैं तिरुवक्कुरल। मैं लिख के दे रही, नहीं 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 नहीं, बहुत अच्छा किताब है तिरुवक्कुरल। ठीक है, ये दोहे का संग्रह है, ये दोहे का संग्रह है। यहां नैतिकता, राजनैतिक, नैतिकता, राजनीति और धर्म सहित, और धर्म सहित और धर्म सहित विभिन्न विषयों से, और धर्म सहित विभिन्न विषयों से संबंधित, विभिन्न विषयों से संबंधित है। इसके बाद आता है पट्टू पट्टू, है ना, पट्टू। इसके नेक्स्ट आ जाएगा पट्टू, पट्टू।
ये ना 10 किताबें हैं, पता है? किताबें हैं, किताबें या सेक्शंस है। ये जैसे पट्टू पट्टू 10 किताबें हैं, है ना? जैसे ऋग्वेद 10 मंडल है, ऐसे ही पट्टू पट्टू है। लिखेंगे इसको 10 आइडल्स कहा जाता है। 10 आइडल्स, ऐसे लिख लो आइडल्स को, इसको इसी नाम से कहा जाता है, आइडल्स। 10 आइडल्स कहा जाता है। 10 ऐसे लिख लो, 10 आइडल्स कहा जाता है। अब इसमें पट्टू पट्टुओं के नाम लिख लेते हैं। ठीक है, पहला है तिरुमुरुगद्दे पट्टाई। ठीक है, पहला हो गया तिरुमुरुगद्दे पत्तराय। ये किसने लिखा पूछा जा सकता है। ये अकेला इसका पता चलता है कि इसको किसने लिखा है। इसको लिखा है नबिकर्णी। ठीक है, ये अकेला ऐसा किताब है जो किसने लिखा है पता चलता है। ठीक है, इसके बाद आएगा सिरुपानाडे। सिरुपानारुपडे, सिरुपानारुपडे। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका पेरुम्बानारुपडे, पेरुम्बानारुपडे, रुपडे। नहीं, ये किताबों के नाम है। पट्टिना पल्लई, पट्टिना पल्लई। आप अपने हिसाब से देखो, आपको ना ऑप्शन में आते हैं प्री के, तो आपको देख के पता होना चाहिए। मुझे भी बोलने में बहुत दिक्कत होती है, बट मुझे पता है ये जो लास्ट में पढ़ाई पढ़ाई लगाते हैं, रुपड़े रुपड़े लगाते हैं ना, ये सारे जो है पट्टू पट्टू की सेक्शंस है। मैंने ऐसे ही याद रखा है क्योंकि इट इज नॉट इजी। मतलब हम लोग नॉर्थ इंडियन इसको बहुत इजीली वो नहीं कर सकते, तो आप अपने में देखो इसमें से क्या याद रख सकते। मदुराई कांजी, इसको तो याद रख सकते हो। मदुराई कांजी, मदुराई कांजी के बाद पट्टीनलपाई, पट्टीनलपाई। कहाँ लिखा है पट्टीनलपाई? अच्छा, पट्टीनलपाई लिख दिया मैंने। मदुराई कांजी हो गया, पेरुनलपाई। पोरू, पोरू नरारुपदे, नारपदे, रूपदे, पोरू नरारुपदे। फिर आ जाएगा कुरिंची पट्टू। मैं बताती हूँ कैसे याद रखोगे। कुरिंची पट्टू, नेडुलु बढ़ाई, नेडुलु बढ़ाई, मलाई पाडुकरम, मलाई पाडुकरम, और मलाई पट्टू। देखो, पट्टू पट्टू के पीछे 3 चीजें लगी हो सकती है, 3-4 चीजें होती है। सबसे पहले अगर रुपड़े है तो पट्टू पट्टू का वो है, अगर पूरा नहीं याद रख सकते हो पीछे रुपड़े लगा हुआ। ठीक है, उसके अलावा आपका एक बहुत इजी है पट्टू, पीछे पट्टू लगा होगा। ठीक है, आप देखो, उसके अलावा आपका पट्टी, पट्टू पट्टू का पट्टी। ठीक है, और मदुराई कंची। ठीक है, बाकी सब में देखो
कहीं ना कहीं पट्टू का फॉर्म है ना। इसी तरीके से हम रख सकते हैं। आप जब सेक्शन में देखोगे इतना डाइवर्जन देगा कि आप ना देख के पता कर पाओगे। एक दो बार तीन बार पढ़ने से, जैसे मैं ऐसे बोल नहीं पाती हूँ क्लियरली, बट मेरे को ऑप्शन दिखता है ना, मुझे पता है ये पट्टू पट्टू का हिस्सा है, ये मतलब आपके शिल्पाधिकरम इस सेक्शन का है, क्योंकि आप 2 से 3 बार 4 बार पढ़ोगे ना, आपको सेक्शन खुद आंखों से समझ में आ जाएगा, थोड़ा आपकी खुद ही वो हो जाता है। हाँ, एक ही बार में थोड़ा सा दिक्कत होती है। नहीं, इसका पट्टू पट्टू का पहला ही जो है नवीकर ने लिखा है, उसके बाद का पता नहीं चलता है किसने लिखा है, अज्ञात है। इसके बाद एक और किताब आती है, किताब नहीं है सेक्शन है, देखो वो है आपके एट्टू ठोकाई। एट्टू ठोकाई 8 किताबें, पट्टू पट्टू 10 किताब, एट्टू ठोकाई 8 किताब। हाँ, अब हम लिखेंगे एट्टू ठोकाई। कितनी किताब है एट्टू ठोकाई? ठीक है, 8 किताब लिखो। पहला सबसे पहले लिख लेंगे। नहीं, ये अब दूसरा सेक्शन है, ठीक है। लिखोगे एट्टुत थकई को 8 संग्रह, एट्टुत थकई के 8 संग्रह है, एट्टुत थकई के 8 संग्रह है। यह एक शास्त्रीय तमिल काव्य कृति है, यह एक शास्त्रीय तमिल तमिल काव्य कृति है, तमिल काव्य कृति है, और संगम साहित्य के 18 महान ग्रंथों की, 18 महान ग्रंथों के संकलन श्रृंखला का हिस्सा है, संकलन श्रृंखला का हिस्सा है। अब इसमें से कुछ लिखा रही हूं मैं जो मुझे लग रहा है कि पेपर में आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले नेत्रिने, पहला नाम है नेत्रिने, दूसरा है, पहला है नेत्रिने, कुर्तोगोई, हाँ, कई गई कुछ भी लिख लो, सेम ही है, ठीक है। जब हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं इसको ऐसे लिखते हैं, देखो एक मिनट, इसीलिए जी लगा देते हैं कई बार, और हिंदी में क भी लगा देते हैं, ठीक है। एक ही बात है, जैसे मनी मेघलई और मनी मेखलई और मनी मैखलई एक ही है ना, क्योंकि वो क्या बोलते हैं हम नहीं समझ पाते, तो मेघलाई बोल लो, मेखलाई बोल लो बस, ठीक है। एन कुरु नुरु, एन कुरु नुरु, इसका पूछा जा सकता है ना। गुडालूर मार ने लिखा है इसको, गुडालूर मार ने लिखा है। पथित 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 रूपथु, पतित रूपथु, परिपादल,
कलित गोई, कलित कलित गोई, कलित गोई। फिर अहनुरु, अहनुरु लिख लो। रुद्र शर्मन ने लिखा है, रुद्र शर्मन। ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है राइटर का नाम है, ठीक है, ये राइटर है। जहां से आ सकता है या आ रखा है उन्हीं राइटर का नाम लिखा रही। पुरनारू, पुरनारू, ठीक है। ये प्रमुख कुछ रचनाएं हैं जिसके क्वेश्चंस आ रखे थे, मैंने लिखा दिया। अब हम लोग संगम काल को रचना के आधार पर बांटेंगे। मतलब समय के आधार पे बांटेंगे। 200 बीसी से लेके 100 बीसी के बीच में, फिर 100 से लेके 100 एडी के बीच में, ऐसे बांट के देखते हैं कौन कौन सी काव्य लिखी गई है इस समय काल। तो लिखेंगे रचना काल के आधार पर संगम साहित्य का वर्गीकरण। रचना काल के आधार पर, रचना काल के आधार पर संगम साहित्य का वर्गीकरण। अनीता, यस मैम। सीमा, यस मैम। कल तुम लोगों ने संगम साहित्य का पहला वो छोड़ दिया है, जिसकी वजह से तुम लोगों मैम को नहीं पढ़ पाया क्योंकि जी थोड़ा सा मैम ड्यूटी का चक्कर था, थोड़ा सा हाँ, जिलाधिकारी रिकॉर्डिंग आए थे। आपको देखना पड़ेगा इसको, आपकी इसकी जी रिकॉर्डिंग देख लेना, क्योंकि ओके संगम मैम। साहित्य थोड़ा टफ पड़ेगा तुम लोगों के लिए। जी 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 सेक्शन मैम। थोड़ा टफ पड़ता है, क्योंकि जी हम ये वार्ड के लिए, जैसे साउथ इंडिया के लोगों को हमारी वार्डिंग टफ लगती है ऐसे ही, लेकिन ये भारतीय साहित्य का हिस्सा है तो हम छोड़ नहीं सकते इसको, है ना। रचना काल के आधार पर संगम साहित्य का वर्गीकरण। हमने संगम साहित्य मोटा मोटा क्या देखा था, 250 से लेके, हमने बोला था 250 बीसी से मोटा मोटा लगा लो, और इधर 800-900 एडी तक चलाते रहो। उसके बाद भी रचना हुआ है ना, उसके बाद भी रचना काल है। मतलब एंशियंट टाइम से लेके मेडिवियल टाइम तक साउथ इंडिया में जो डायनेस्टीज थे उन्होंने तमिल साहित्य के जो उत्पत्ति की थी, क्योंकि साउथ इंडिया में मेडिवियल और एंशियंट, मतलब मेडिवियल सेक्शन बहुत कम है, वहां तुर्क मुसलमानों का रूल नहीं है, तो हम उस काल को मेडिवियल काल में बांट ही नहीं सकते। मतलब वहां ऐसा है ना, जैसे यूरोप में, अगर यूरोप की आप हिस्ट्री देखोगे, मेडिवियल हिस्ट्री को आप मेडिवियल नहीं कह सकते हो, मेडिवियल आप इंडिया में कहते हैं। 3 अलग अलग डिवीजन है। 3 अलग अलग डिवीजन कैसे, पहले हिंदुओं का रूल, फिर मुस्लिम का रूल, फिर क्रिश्चियन का रूल या कॉलोनीज का रूल, 3 भाग। इसीलिए एंशियंट, मेडिवियल, मॉडर्न। लेकिन जहां पर डायरेक्ट मुसलमानों का रूल ही नहीं हुआ, वहां पर मुसलमानों का रूल तब हुआ जब कॉलोनीज आ चुकी थी, तो उन जगहों को मेडिवियल का कोई वो नहीं है, एंशियंट ले लो या मेडिवियल ले लो, कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब रचना काल के आधार पर हम इनको पहला भाग बांटते हैं। लिखो, पैटिनेल लिख के दे रही हूं। रचना काल के आधार पर हम लोग वर्गीकरण करेंगे इसको, ठीक है। पहला, पैटिनेल किल कनक्कू। कनक्कू, पैटिनेल निक कनक्कू, कनक्कू कौन ल है ये, पैथिनेल की कनक्कू। अगर मैं बोलती हूं
तो आप लोग लिख नहीं पाते इसीलिए लिख के दे रही हूं। पैटिनल की कनक्कू, क्या बोलेंगे? पैटिनल की कनक्कू। कैसे पता चल रहा है? इसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन से। इंग्लिश देखोगे, पैथिनेन किल कनक्कू। पैथिनेन किल कनक्कू। इंग्लिश में देख के पता चल जाता है कि प्रोनाउंसिएशन है क्या। लिखेंगे ये 200 बीसी से 100 बीसी के बीच के, यहां 200 बीसीई से 100 बीसीई के बीच रचित, बीसीई से 100 बीसीई के बीच रचित संगम साहित्य है, सबसे पुरानी है। मतलब यह सबसे पुरानी जीवित तमिल कविता का संग्रह है। तमिल कविता का संग्रह है। जीवित मतलब आज भी तमिल डे टू डे लाइफ में, जैसे हम लोग अरिजीत सिंह के गाना गाते हैं और जावेद अख्तर की शायरी करते हैं, ऐसे ही तमिल जो डे टू डे लाइफ में इन कविताओं का आज भी बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। जैसे हम लोग बच्चों को ही सिखाते ना, मछली जल की रानी है, वो सदियों से चलता आ रहा है, मछली जल की रानी है, आज भी चल रहा है, जीवित कविता है। ठीक है, हमारे हनुमान चालीसा आ रहा है समझ में, ऐसे ही उनके डे टू डे लाइफ प्रैक्टिस में आज भी ये कविताएं, ठीक है, जीवित कविताएं हैं। यह 18 काव्य रचनाओं का संग्रह है। लिखाऊंगी नहीं, नाम नहीं लिखाऊंगी, डरो मत। यह 18 काव्य रचनाओं का संग्रह है जो मुख्य रूप से पल्लव के काल या उससे पहले रची गई थी। यह 18 काव्य रचनाओं का संग्रह है जो मुख्य रूप से पल्लव के काल या उससे पहले रची गई थी। ये कैसी कविताएं है पता है? मोरल की कविताएं। मोरल जानते हो? संस्कार की कविताएं, नैतिकता की कविताएं हैं ये। ठीक है, लिखो। इसके प्रमुख कार्यों में, मतलब कुछ 3 कविताओं के नाम लिखा रही हूं बस। इसके प्रमुख कार्यों में पहला लिखो नल दियार। नल दियार, नल दियार, कॉमा थिरुक्कुलर। थिरुक्कुलर नहीं, क 2 बार आएगा, थिरुक्कुलर। क 2 बार आएगा, ल 1 बार आएगा, थिरुक्कुलर। और तीसरा लिखो पालामोली है। पालामोली, सबसे ढूंढ ढूंढ के सब इजी लिखा रही हूं। पालामोली, ठीक है, पालामोली है। ये देखो, नल दियार के क्वेश्चन पुटअप हुआ है, साउथ इंडिया के कई सारे पीसीएस के पेपर में हुआ है और सिविल सर्विस में भी नल दियार कौन सी कैटेगरी के है, ये क्वेश्चन पुटअप हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लिखो उसके बाद लिखो आदिन्य, लिखो आदिनैन की कनक्कू। देखो देखो, पैथनी के की कनक्कू लिखा है ना, तो आदिने की कनक ऐसे लिख दो। सेकंड वाला में लिखो, यहां पर पैथनी लिखा है ना, यहां आदि कर दो, आदि नैन किल कनक्कू। पैथी के जगह पर आदि कर दो। ये कौन सा है?
ये जो है ना 200 नहीं, कौन से का 100 बीसी के बाद की जो कविता है, लिखोगे यह रचना 100 बीसी के बाद, 100 बीसी के बाद लिखा गया है। इसमें सारे आएंगे ना, इसमें महाकाव्य शिल्पादिकरम, मणिमेगलाई, ये जो जितने हैं नए वाले जितने हैं, ये सारे के सारे आ जाएंगे जो तुम लोगों ने लिखा है। ठीक है, लिखोगे इसमें अकम कविताओं में आंतरिक श्रेणियां शामिल है। अकम कविताओं में, अकम मतलब प्रेम प्रसंग वाले जो कविताएं है, इसमें अकम कविताओं में आंतरिक श्रेणियां शामिल है। जैसे आंतरिक श्रेणियां शामिल है, जैसे पहला लिखो एन तिने, ऐसे पहला श्रेणी हो गया एन तिने। एन तिने, एन तिने का मतलब होता है आपसी प्रेम की कहानी, आपसी प्रेम की कविता है। आपसी प्रेम मतलब 2 साइडेड लव जो होता है, एक तरफा नहीं, कबीर सिंह वाला नहीं। ठीक है, अभी कबीर सिंह वाला भी आएगा, रुको। ठीक है, दूसरा हो गया कैक्किलाई। कैक्किलाई, कैक्किलाई मतलब कबीर सिंह वाला एक तरफा प्यार। अरे कबीर सिंह तो एक तरफा प्यार नहीं था ना। अच्छा, ये 2 तरफा प्यार है। हाँ, कि मूवी नहीं देखती ना मैं बेटा। अच्छा ठीक है, नहीं एक तरफा प्यार। अब एक तरफा प्यार की हाँ, ये कौन सा है? खुद अपने जिंदगी का पहला वाला प्यार याद करो। अपना एग्जाम्पल खुद कृपया ले ले। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग पेरुथिनाई। पेरुथिनाई, पेरुथिनाई है अनुपयुक्त प्यार, लायक नहीं है ऐसा प्यार। मतलब अनुपयुक्त प्यार का। ठीक है, छोड़ के चली गई, ऐसा वाला प्यार। हाँ, अरे जिसके कोई रोज आता है, तुम हंस रहे हो, ऐसी कहानियां पढ़ के रो रहे। ठीक है, गम के गाने सुन के अपना प्यार को याद कर रहे हैं और तुम हंस रहे हो। ठीक है, ये हो गया पेरुथिनाई। इसी में सबसे ज्यादा हिट गाने बनते हैं, इसी पे बनता है सबसे ज्यादा हिट गाने। क्योंकि सैड सॉन्ग जो होता है ना, एक्चुअली तमिल साहित्य में ट्रेजेडी को एक बहुत महत्वपूर्ण वो दिया गया है। क्योंकि आप याद रखोगे, इंसान हर समय खुश नहीं हो सकता, लेकिन ट्रेजेडी ऐसी एक चीज है जो जिंदगी के हर मोड़ पे किसी भी माहौल में वो फिट हो जाता है। ठीक है, तो वही अब उसका एक बहुत अच्छा सेक्शन बनाया है तमिल साहित्य ने। भाई कवियों के मन की सोचो, हंसो नहीं। अभी तुम लोग मतलब शादीशुदा बच्चे वाले हो ना, तभी अभी तुम लोगों को हंसी आ रही है, कैसे पागल लोग हैं। लोंडो से पूछो, जो बैठे हैं लोंडिया, उससे पूछो। हाँ, इसके बाद आएंगे नेक्स्ट हेडिंग। देखो, संगम के समय काल में 3 बहुत बड़े बड़े बैठक हुए।
पहला संगम, दूसरा संगम, तीसरा संगम, ऐसे कहते हैं। 5 भागों में बांटते हैं, मतलब मेनली 3 लिख लेंगे। लिखोगे 3 संगम श्रेणियां। मतलब ये कैसे है, जैसे बुद्ध काउंसिल कहा जाता है। सबसे पहला जो काउंसिल हुआ था, बहुत सारे 18 करीब जो मतलब पंडित थे, जिसमें अगस्त्य मुनि ने अध्यक्षता की थी, मदुरई में बैठी थी। और वहां पर बहुत सारे लोगों ने अपनी कविताओं का एक संकलन बनाया था, और वहां से संगम साहित्य का विकास हुआ। ऐसे ही दूसरा बैठक, तीसरा बैठक, तो इनको श्रेणियां कहते हैं। ठीक है, लिखेंगे। प्राचीन दक्षिण भारतीय 3 संगम श्रेणियां, 3 संगम श्रेणियां लिखेंगे। प्राचीन दक्षिण भारतीय, प्राचीन दक्षिण भारतीय में 3 संगम का आयोजन किया गया था। 3 संगम का आयोजन किया गया था। सबसे पहले लिखेंगे पहला, प्रथम संगम किया गया था। अब लिखेंगे प्रथम संगम कहां हुआ था? स्थान मदुरई में कहा जाता है। स्थान कहां है? मदुरई। यहां किसने किसने पार्टिसिपेट किया? मैं पार्टिसिपेंट्स लिख दो। पार्टिसिपेंट्स कौन थे? साधु और देवता। साधु और देवता। ये कौन से साधु थे? जो पुराणों में जिन साधुओं के नाम पाए जाते हैं। कौन कौन से? अगस्त्य मुनि, भरद्वाज मुनि, कपिल, ठीक है, और एक कपिल के अलावा वशिष्ठ मुनि। इनके नाम पुराणों में भी पाए जाते हैं। तो पुराण के साधु, पौराणिक संत जो थे, साधु और देवता थे। ठीक है, और इसके अध्यक्षता किसने किया था? हाँ हाँ, ठीक है। और अध्यक्षता क्या किया था? अगस्त्य ने। अगस्त्य मुनि ने किया था। अगस्त्य लिखते हैं, मतलब अगस्त्य लिख लो, अगस्त्य लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब सेकंड संगम लिखो। अब पहला संगम तो वही 250 बीसी के आसपास सबसे पहला है ना। सेकंड संगम, और ये पता है कितने साल तक चला था? लगभग 2000 साल तक। मतलब अधिवेशन नहीं चला था, उसके बाद जो कविताएं रचना की गई थी। समझ पा रहे हो? अधिवेशन तो 2 4 5 दिन 10 दिन का होगा, ठीक है। उसके बाद आएगा सेकंड संगम। द्वितीय, अरे मैं सेकंड संगम लिख रही हूँ, तुम लोग द्वितीय लिख लो, सेकंड लिख लो, जो भी लिखना है। लोकेशन लिख दो, स्थान की जगह कपाटारपुरम। कपाटापुरम, कपाटापुरम। कितने कितने लोग थे? 59 मेंबर्स थे इसमें। कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था? 59 मेंबर। और ये 59 मेंबर कौन सा? देवता। देवता में 59 मेंबर थे। और मनुष्य में, संतों में 1900 कवियों ने, नहीं 1900 नहीं, 1700, सॉरी। संतों में कितने ने? 1700 कवि। कवि मतलब ये कौन हो जाएंगे? संत। कौन से? पौराणिक संत, पुराणों में जिनका जिक्र है। और ये समयकाल में 59 पल्लव, 59 पल्लव राजाओं का, पल्लव राजाओं का राज था।
मतलब कितने टाइम तक चला था इसका लिखना लिखना विखना पीरियड? जब 59 पल्लव राजा क्रॉस कर चुके थे। और इसको क्या कहा जाता है? मध्यकालीन संगम पीरियड। ठीक है, इसको मध्य संगम पीरियड भी कहा जाता है। ये कहां हुआ था? संगम काल। कृष्ण, इसमें जो रचनाएं हुई थी, प्रमुख रचनाएं कहां हुई थी? कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के, और तुंगभद्रा, झारखंड में कहा आ गए हो तुम? भद्रा नदी के बीच तमिलनाडु और केरल में, मतलब। और ये सर्वोत्तम काल माना जाता है इसको। ठीक है, इसको क्या कहा जाता है? इसको सर्वोत्तम काल कहा जाता है। आगे लिखेंगे, मैं बैठ के लिखा रही हूं, तुम लोग लिखो। हाँ, मैं रुक रही हूं। लिखेंगे, इस संगम काल को मुच संगम कहा जाता है। इस संगम काल को मुच चंगम, मुच चंगम, चंग चंग चंगम, मुच चंगम नाम से जाना जाता है। इस काल में लिखे गए महान कृतियों में से इस काल में लिखे गए महान कृतियों में से तोल्कापियम ही बच पाया, बाकी खत्म हो गया। तोल्कापियम ही, तोल्का कप्पियम लिख रखा है तुम लोगों ने, TOLKIPIYYAM, तोल्कापियम ही बच पाया। आज अगर मतलब हम ये पूछे ना कि सेकंड संगम काल के कोई लिखे हुए चीज बताओ, तो फिर टोल्कापियम। अध्यक्षता लिखो, टोल्कापियर ने किया था। अध्यक्षता किया था इसका TOLKAPPIYAR, टोल्कापियर ने किया था। हाँ, टोल्कापियर ने किया था। अब लिखेंगे तीसरा संगम काल। अच्छा, अगर तुमसे पूछे ना कि अगस्त्य मुनि का दूसरा नाम से भी पूछ सकते हैं कि अगस्त्य मुनि, मतलब साउथ इंडिया में तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका तमिल साहित्य में, उनका अगर दूसरा नाम पूछे तो उसका दूसरा नाम है नकीरल। कहीं पे ब्रैकेट में लिख लो, NAKKIRAR, KKIRAR। नकीरल, नकीरल, RAR। ठीक है, अब देखो, अब लिखेंगे तीसरा संगम। अब देखो, तुम लोग ऐसा करो, 100 AD, 100 BC से 2700 साल आगे जाओ, तो कौन सा साल पड़ेगा? हाँ, मतलब पीछे आओ, हमारे साइड आओ। 100 BCE है, 100 BCE से 2700 साल इधर के साइड आ जाओ, कितना AD होगा? ट्वेंटी 26 AD तो अभी भी नहीं चल रहा है बेटा।
2700, देखो 100 बीसी है, 100 बीसी से 100 हो गया, 0 हो गया, 0 से 100, 200 साल हो गया। किस हिसाब से उन्होंने लगाया है? मैम 73 BC। 73 नहीं होगा बेटा, उनकी अपनी विक्रम संवत के हिसाब से इन्होंने गलत अलग तरीके से लगाया। लिखो, चलो मैं ही टाइम पीरियड बता देती हूँ। 300 एडी के बाद, क्योंकि 2700 साल चला कहा गया, तो 2700 साल आगे करने से अगर हम लोग ब्रिटिश कैलेंडर को लेंगे तो आगे चला जाएगा हमारे उससे, लेकिन ये संगम पीरियड का टाइम है ना। 300 एडी से ले लो, आप 300 एडी से ले लेंगे और ये लिखेंगे, इसको बोलेंगे आधुनिक संगम बोलते हैं। और पता है कौन से, नहीं, 300 एडी से 1850 तक, मतलब पांड्याओं के समय काल से लेके कॉलोनी तक, ठीक है। पांड्याओं के समय काल से, राजवंश लिखेंगे पांड्या, प्रमुख राजवंश से पूछेंगे तो राजवंश क्या आ जाएगा? पांड्या। अब उसके बाद भी चलता रहा तो चलता रहा, कोई नहीं। आप कहां पर हुआ था, है ना? मदुरई के पास जगह है, लिखो, मदुरई के पास का जगह है, इंग्लिश में बता रही हूं, कटाई ककम कहते हैं उसको, KATAICAN, कटाई ककन, कनकम, कतई कनकम, CANKAM। हाँ, आप लिखेंगे अगस्त्य मुनि के ही वंशजों ने, मतलब क्या लिखोगे इसका? प्रेसिडेंट किसने किया था? निक्कारा ने, है ना। ये अगस्त्य मुनि के जो आगे की वंशज होते हैं ना, उनको निक्कारास के नाम से जाना जाता है। वंशज, मैंने पहले अगस्त्य मुनि में ब्रैकेट में लिखा रखा है, देखो। इस काल को संगम काल के इतिहास का पुनः निर्माण कहा जाता है। इस काल को संगम काल के इतिहास का पुनः निर्माण कहा जाता है। संगम काल के इतिहास का पुनः निर्माण काल कहा जाता है, मतलब आधुनिकता के तौर साइड में बढ़े, ठीक है। ये आधुनिकता के तौर मतलब साइड बढ़े हैं संगम साहित्य। अब लिखेंगे सम इंपॉर्टेंट फैक्ट, और उसी के साथ हमारा संगम साहित्य खत्म हो जाएगा, बच गए तुम लोग। इंपॉर्टेंट फैक्ट में लिखो, पहला मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, मेगास्थनीज। इंपॉर्टेंट फैक्ट में पहला लिखो मेगास्थनीज, कॉमा स्ट्रेबो, ये सब विदेशी थे ना जो भारत आए थे। स्ट्रेबो, फिर पिलानी, मेगास्थनीज, स्थ, स्ट्रेबो, फिर पिलानी, फिर लिखोगे टोलेमी। टोलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने, हाँ, टोलेमी जैसे यूनानी लेखकों ने अपने यात्री वृत्तांत में, यूनानी लेखकों ने अपने यात्री वृत्तांत में संगम साहित्य का उल्लेख किया है। दूसरा लिखो,
अशोक के शिलालेख में भी अशोक के शिलालेख में भी चोल, चेर और पांड्या, अशोक के शिलालेख में भी चोल, चेर और पांड्या शासकों का संगम साहित्य में योगदान का उल्लेख है। शासकों का संगम साहित्य में योगदान का उल्लेख है। नेक्स्ट लिखो, कलिंग के खारवेला के हाथी गुम्फा शिलालेख में भी, कलिंग के खारवेला राजा का नाम था ना जिसने हाथी गुम्फा शिलालेख बनवाया था। कलिंग के खारवेला के हाथी गुम्फा शिलालेख में भी खारवेला शासक का नाम है जिसने एक शिलालेख लिखाया था जिसका नाम था हाथी गुम्फा। ये उदयगिरी और खंडगिरी गुफाओं के अंदर है। भुवनेश्वर के पास है उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, उसके अंदर शिलालेख लिखवाया था खारवेला ने। कलिंग नाम आते ही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, उस समय के मैक्सिमम हमें हिस्ट्री की रिपोर्ट जो मिलती है वो खारवेला या अशोक से मिलती है। ठीक है, तो लिखोगे कलिंग के खारवेला के हाथी गुम्फा शिलालेख में भी संगम साहित्य का उल्लेख है। ठीक है, अब नेक्स्ट हेडिंग डालो, संगम साहित्य में उल्लेखित राजनैतिक इतिहास। संगम साहित्य में उल्लेखित राजनैतिक इतिहास, कुछ राजाओं के बारे में वहां बताया गया है। संगम साहित्य में राजनैतिक इतिहास, सबसे पहले एक मैप बनाएंगे और उस मैप में ऐसे बना लेंगे। संगम साहित्य में क्या बोला है, उस समय पे यहां पर था चोल, यहां था पांड्या और यहां था चेर, ऐसे बना लेंगे। बना लिया? नेक्स्ट लिखो चेर, हेडिंग डाल दो, उन्होंने चेरों के बारे में क्या बोला है। चेर ने के बारे में क्या बोला, लिखो, चेरों ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों, चेरों ने केरल के मध्य, देखो पूरा मध्य, उत्तरी और दक्षिणी, पूरा लिखो, नहीं सॉरी, चेर ने केरल के मध्य, आज अगर केरला देखेंगे ऐसा है ना, तो केरल के उत्तरी और मध्य और तमिलनाडु के, देखो चेरों ने केरल के मध्य और उत्तरी भागों और तमिलनाडु के कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया। कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया। कोंगू क्षेत्र को नियंत्रित किया। उसके बाद दूसरा यहां लिख के दे रही हूं, वंजी उनका राजधानी था। वंजी उनकी राजधानी थी। उनके प्रतीक चिन्ह थे धनुष और बाण। उनके प्रतीक चिन्ह, अरे उनका सिंबल, प्रतीक, हाँ प्रतीक चिन्ह
धनुष और बाण, बाण था। धनुष और बाण था। पहली शताब्दी ईस्वी में सॉरी, पहली शताब्दी ईस्वी में पुगलुर शिलालेख में, ईस्वी में पुगलुर शिलालेख में, पुगलुर शिलालेख में चेर शासकों के 3 पीढ़ियों का उल्लेख है। तीन पीढ़ियों का उल्लेख है। चेरों ने रोम में अगस्त्य का एक मंदिर बनवाया था, अगस्त्य मुनि का। हाँ, चेरों ने रोम में अगस्त्य का एक मंदिर बनवाया था। रोम इटली का रोम, रोम में अगस्त्य का एक मंदिर बनवाया था। महान शासकों के नाम लिखो। 2 महान शासक हैं जो मतलब साहित्य में बताए गए हैं जिनके बारे में। एक है, लिखो, सेनगट्टुवन, SENGUTATUVAN। स्पेलिंग रिपीट करो सबको। हो गया। दूसरा लिखो, लाल चेरा। दूसरे का नाम है लाल चेरा या गुड चेरा। नेक्स्ट लिखो, चेराओं के सैन्य उपलब्धियों को, चेराओं के सैन्य उपलब्धियों को महाकाव्य शिल्पादिकरम में दर्ज किया गया है। महाकाव्य शिल्पादिकरम लिखा है ना, शिल्पादिकरम के बारे में, शिल्पादिकरम में दर्ज किया गया है। इसमें क्या बताया गया है पता है? चेराओं ने उत्तर भारतीय हिमालय के, इसमें क्या लिखा गया है, जिसमें हिमालय के साइड से 25 राजाओं का एक कॉन्फेडरेसी ने मतलब दक्षिण भारत पे हमला किया था। और ये धर्म की लड़ाई थी, जैसे महाभारत धर्म की लड़ाई है, ऐसे ही एक धर्म की लड़ाई थी जिसमें चेराओं ने उत्तर भारतीय राजाओं को मुंह तोड़ जवाब दिया और वो मारे गए थे युद्ध भूमि में। और वो कौन से राजा थे, कौन से थे जो चेराओं के हाथों हारे थे? हाँ, कौन से राजा थे वो? देखो, हिमालय के क्षेत्र के एक कॉन्फेडरेसी, मतलब बहुत सारे राजाओं के गुट ने गुट बनवाया था, जैसे कौरवों का गुट था। ठीक है, ऐसे ही चेराओं के ऊपर हमला किया था। चेरों की वीर गाथा है सिलवादीगरम। तो ये कौन से राजा थे जिन्होंने, गुप्त के आखिरी गुप्त रूलर्स, ठीक है, और उनके साथ राष्ट्रकूट, ये सब ने एक कॉन्फेडरेसी बना के चेर साम्राज्य के ऊपर हमला किया था, जिसमें हिमालय के राजाओं का हार हुआ, आर्यनों का हार और द्रविड़ों के जीत का विजय गाथा है ये। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, सेनगत्तुवन ने, अरे लिखवा रखा है ना, तमिलनाडु में आदर्श पत्नी के रूप में, हाँ, आदर्श पत्नी के रूप में पत्नी पंथ, तमिलनाडु में आदर्श पत्नी के रूप में पत्नी पंथ
या कनग्गी की पूजा की शुरुआत की थी? जैसे लिख लो, पहले मैं फिर बताऊंगा। पत्नी पंथ, पत्नी डबल ट, पत्नी पंथ या कनग्गी की पूजा। सेन गत्तुत्व ने तमिलनाडु में आदर्श पत्नी के रूप में पत्नी पंथ या फिर पत्नी नहीं पत्नी डबल ट, पत्नी पंथ या कनग्गी की पूजा की शुरुआत की थी। नॉर्थ इंडिया में करवा चौथ होता है, जहां चांद की पूजा करते हैं और पति के लंबे उम्र के लिए। साउथ इंडिया में समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए क्या किया जाता है? साल के एक दिन जो जेंट्स होते हैं वो भूखे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि अन्नपूर्णा तो वही है, पूरे घर को वही संभालती है और उनके दुख जो है समाज को बहा सकती है। तो पत्नियों की पूजा होती है जिसको कनग्गी पूजा कहा जाता है, जिसमें औरतें भी उतना ही पार्टिसिपेट करती है। अब समय के साथ बदलाव आया है, अब वहां पर भी जैसे करवा चौथ भी है। तुम लोग क्या करते हो करवा चौथ में? मतलब लड़कियों के साथ पति भी आजकल भूखे प्यासे रह लेते हैं कि अरे बीबी मर गई तो दिक्कत हो जाएगी, बुढ़ापे में कौन देखेगा मेरे को, तो इसी उम्मीद से पति लोग भी आजकल भूखे रहने लग गए। ऐसे ही वहां पर पत्नियों की पूजा होती है, उसकी कनग्गी पूजा, सती पूजा है ये, ठीक है। इनिशियली जो है राजाओं ने किया था। एक्चुअली कनग्गी के श्राप लग गई थी मदुरई शहर में। सती वाली जो कहानी बताई थी वही, कनग्गी के श्राप लगने से मदुरई बिखर गया था, ठीक है। मदुरई पे आग लग गई थी, मदुरई मतलब तबाह हो गया था, तो कहा जाता है उनकी पूजा की गई थी। और उसी से मतलब शादीशुदा औरतों के लिए ये दिन डेडिकेट होता है, ठीक है। तो आजकल तो पति पत्नी दोनों रखते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखो चोल। अब देखो किसी किसी के मन में चाहत आ गई, हम साउथ इंडियन होते तो कितना अच्छा होता। चोल, चोल कौन से? तमिलनाडु। अगर डेल्टा बोले कावेरी डेल्टा, स्थान लिखो तमिलनाडु कावेरी डेल्टा, और एरिया को कहते हैं चोल मंडलम। इस एरिया को क्या कहा जाता है? चोल मंडलम, जहां पर क्या क्या है? मीनाक्षी टेम्पल है, और कहाँ है मीनाक्षी टेम्पल के अलावा आपका बृहदीश्वर मंदिर है, कावेरी डेल्टा में ही तो है ये सारे। तो उसको क्या कहते हैं? चोल मंडलम। बहुत सारे चोलों का बनाया हुआ मंदिर है। बाघ उनका प्रतीक चिन्ह था, बाघ। जिससे तुम लोग आजकल डरते रहते हो रात को, जो देहरादून में बहुत प्रोमिनेंटली देखा जा रहा है, वही बाघ उनका प्रतीक चिन्ह था। उनकी राजधानी थी उरेयूर, उनकी राजधानी थी उरेयूर। उरेयूर मतलब आज का, उरेयूर मतलब आज का क्या होगा? तिरुचिरापल्ली। उरेयूर पुराना नाम है, आज का नाम क्या है उसका? तिरुचिरापल्ली। तिरुचिरापल्ली आज का नाम है इस जगह का, तिरुचिरापल्ली। उनकी राजधानी थी उरेयूर, जिसका नाम है तिरुचिरापल्ली है। उरेयूर यह है वो, उरेयूर, ठीक है। और लिखोगे बाद में पुहार या कावेरी पट्टनम को भी शाही, बाद में पुहार, बाद में पुहार या बाद में पुहार या कावेरी पट्टनम को भी उनके प्रतीक चिन्ह था। हो गया। राजधानी लिखो उरेयूर या तिरुचिरापल्ली। उसके बाद लिखोगे बाद में पुहार या कावेरी पट्टनम को वैकल्पिक राजधानी बनाया गया। राजधानी बनाया गया पुहार या कावेरी पट्टनम को, क्योंकि बंदरगाह है ना कावेरी पट्टनम। कावेरी पट्टनम तो एकदम बिल्कुल समुद्र के किनारे है, वहां से व्यापार करना आसान है, तो वैकल्पिक राजधानी तो बनाना पड़ेगा।
उसके बाद लिखेंगे प्रसिद्ध राजा, लिखो कारिकल। प्रसिद्ध राजा का नाम लिखोगे कारिकल। प्रसिद्ध राजा का नाम क्या लिखोगे? कारिकल। और ये फेमस किस चीज के लिए थे? चोल, नौसेना के लिए। चोल आते ही दिमाग में नौसेना आना है, हमने चोलों में पढ़ा भी है। देखो कारिकल का नाम तुमने नहीं सुना ना? नहीं सुना ना? कारिकल का हम चोल पढ़ के आए, कारिकल का नाम नहीं सुना ना? साहित्य में लिखा हुआ है, राजा राजा वन है ये। ठीक है, आप लिखेंगे पांड्या। नेक्स्ट लिखेंगे पांड्या। पांड्या, चोल खत्म, क्योंकि ऑलरेडी हम चोल पढ़ चुके हैं। पांड्याओं के राजधानी लिखो मदुरई। प्रतीक चिन्ह मछली। और ये मोती के लिए प्रसिद्ध थे। प्रतीक चिन्ह लिख लिया मछली, मोती के लिए प्रसिद्ध थे। यहाँ की मोती देश विदेशों में जाते थे, मोती के लिए प्रसिद्ध। संगम साहित्य के मुताबिक वहां सती जाति, वहां सती जाति और मूर्ति पूजा आम बात थी। इसमें ना आर्यनों का प्रभाव देखने को मिला, उसमें बहुत ज्यादा आर्यनों का प्रभाव देखने को मिला। सती जाति और मूर्ति पूजा आम बात थी। विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था, विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। ब्राह्मण धर्म को अपनाया गया था। मैम बुरा व्यवहार के बाद बोल दीजिए। देखो, बुरा व्यवहार किया जाता था, उसके अलावा ब्राह्मण धर्म को अपनाया गया था। ब्राह्मण क्या करते हैं? वैदिक यज्ञ। तो यहां पर देखो आर्यन समाज का असर दिखा। सती जाति, मूर्ति पूजा, ये तीनों आर्यनों का है। विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार कहाँ होता है? आर्यनों में। वही हुआ। कालभ्रस नामक एक जनजाति के आक्रमण के कारण, कालभ्रस नामक एक जनजाति के आक्रमण के कारण, कालभ्रस नामक एक जनजाति के आक्रमण के कारण पांड्याओं ने सत्ता खोया था। कालभ्रस नामक एक जनजाति के आक्रमण के कारण पांड्याओं ने सत्ता खोया था। सत्ता खो दिया था। ठीक है, सत्ता खो दिया था। आप लिखेंगे संगम साहित्य के मुताबिक दक्षिण भारतीय समाज व्यवस्था। संगम साहित्य के मुताबिक दक्षिण भारतीय समाज व्यवस्था। दक्षिण भारतीय समाज व्यवस्था। तोलकाप्पियम में 4 जातियों का उल्लेख है। तोलकाप्पियम में 4 जातियों का उल्लेख है। कैसे लिखते हैं तोलकाप्पियम? तोलकाप्पियम, कप्पियम। तोलकाप्पियम में 4 जातियों का उल्लेख है। पहला अरासर, अरासर मतलब शासक वर्ग।
अरासर, अरासर का मतलब हो गया शासक वर्ग। ठीक है, दूसरा हो गया अन्ननार, व्यापारी, वेनिगर, वेनिगर मतलब व्यापार में सेवा देने वाले, सेवा देने वाले मतलब सर्विस क्लास, व्यापार में किसी व्यापारी के यहाँ सर्विस भी तो करेगा इंसान। ठीक है, और लास्ट आ जाएगा आपका वेल्ललार, वेल्लालार, वेल्ललार मतलब कृषक। उसके बाद कुछ जनजातियों के नाम लिख लेते हैं, आदिम जनजातियां, आदिवासी लिख लेते हैं। और इसी में तोल्कापियम में कुछ आदिवासियों के बारे में बताया गया है। आदिवासी में कौन कौन से आदिवासी थे? आदिवासी में थोड़ास, थोड़ास, ठीक है, इरुलस, इरुलस, नागा और वेदार। नागा वही देखो, कुबेर नागा, हमने सुना था बिंबिसार ने कुबेर नागा से शादी की थी, जनजाति है ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे लिखोगे, बस खत्म ही हो रहा है। महिलाओं का सम्मान था, महिलाओं का सम्मान था, और लिखेंगे महिला कवि, महिला कवियों के नाम लिख लेते हैं, कवियत्री, ऐसे लिखते हैं ना कवियत्री। ठीक है, महिला कवियत्री में हम नाम लिखेंगे अव्वेयर का, अव्वेयर, पहली महिला कवियत्री। ठीक है, नच्छेलेयर, नच्छेलेयर, दो है ल, ठीक है, ककई पडिनियर, कक्कई पडिनियर, पदिनियर, अव्वेयर, नछेलियर और कक्कई पडिनियर। अच्छा, देवताओं में लिखो प्रमुख देवता मुर्गन, प्रमुख देवता मुर्गन, मुर्गन मतलब लिख लोगे कार्तिकेय, मुर्गन, मुर्गन या फिर कार्तिकेय थे। अन्य देवता में लिखो मायोन, मायोन, MAYON वाला, मायोन मतलब विष्णु। वेंडन, अन्य देवता में लिखो मायोन, मायोन मतलब होता है विष्णु। उसके बाद लिखेंगे वेंडन, वेंडन, ड ड डमरू वाला, वेंडन, वेंडन मतलब होता है इंद्र। और वरुण, 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 हम भी वरुण ही बोलते हैं। उसके बाद लिखेंगे नाडू काल पूजा या वीर स्टोन, नाडू काल पूजा, नाडू काल पूजा या बीर स्टोन संगम काल के महत्वपूर्ण पूजाओं में से था।
नाडुकाल पूजा या वीर स्टोन, हाँ वीर 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 स्टोन संगम काल के महत्वपूर्ण पूजा थे। क्या था ये, कल बता के गई थी मैं। वीर स्टोन कौन सा था, वीर कल्ट, वीर संस्कृति, जो शहीद होते हैं, हाँ मंदिर बना देते हैं, और जो शहीद नहीं हो पाते उनके मरने पे उनके काट के ऐसा कर देते हैं जैसे उन्होंने युद्ध भूमि में शहादत हासिल की है। ठीक है, महत्वपूर्ण पूजा थी। उसके अलावा लिखो, चावल सबसे आम फसल थी, चावल सबसे आम फसल थी। और सूती कपड़े आम जनता पहनते थे। रेशमी कपड़े केवल राज परिवार पहनते थे। रेशमी कपड़े शाही परिवार पहनते थे या बिजनेस करते थे उसका। उसके बाद निर्यात, निर्यात सामग्री, हाँ खुद नहीं खाते थे, ध्यान रखोगे, निर्यात सामग्री है ये। निर्यात सामग्री में सबसे पहले काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी। काली मिर्च, अदरक, इलायची, दालचीनी, हल्दी, हल्दी लिख लिया। हाथी दांत के उत्पाद, इलायची, हल्दी, हाथी दांत के उत्पाद, मोती और कीमती पत्थर, मोती और कीमती पत्थर, सूती और रेशमी कपड़े, सूती और रेशमी कपड़े। आयात सामग्री लिखो, घोड़ा, सोना और मीठा शराब, घोड़ा, सोना और मीठा शराब। हाँ, अब एक बात देखो, यहां कहा कॉन्फ्लिक्ट है। देखो कई सारे हिस्टोरियन ने संगम में कई सारी ऐसी मतलब कविताएं हैं जिसको संगम काल में इंक्लूड किया है, जो 1600 में लिखा गया है। ठीक, लेकिन अगर हम बेसिक राइटर्स को देखें तो वो कहते हैं 600 एडी के आसपास संगम खत्म हो गया था, जब कालाभ्र जनजाति ने केरल के पांड्याओं पे हमला कर दिया और उनका सत्ता चला गया। उसके बाद से इसकी मतलब खत्म हो जाते हैं। बट आज के कई सारे वहां के राइटर्स हैं जैसे के अयप्पा, वो ये कहते हैं संगम साहित्य जैसे वैदिक साहित्य को हम खत्म नहीं कहते, वैदिक साहित्य कालक्रम में अपना स्वरूप बदल दिया। ऐसे ही वहां के जो राइटर्स है वो कहते हैं संगम साहित्य ने 700 ईस्वी के बाद अपना स्वरूप बदल के मॉडर्न बन गए, लेकिन इसको खत्म नहीं कह सकते क्योंकि तमिल साहित्य आज भी है, तेलुगु साहित्य आज भी है, कन्नड़ साहित्य आज भी है। लेकिन इतना समझ लो, उसका पतन जो है ये समझ लो कि पतन का काल शुरू हुआ था 600 एडी के बाद, जब कालाभ्र जाति ने बार बार आपका पांड्याओं पे हमला किया। ये जो पांड्या, चोल और चेरा साम्राज्य थे, इन्होंने ही इसको मतलब बहुत आगे बढ़ाया था। एक शास्त्रीय मतलब उनका रहन सहन का तरीका, ठीक है। बाद में ये क्या हो गया, इसमें मिक्सिंग हो गया। आज जो आपको तमिल साहित्य देखने को मिलता है बहुत प्यारा साहित्य है, ऐसा नहीं है कि आज नहीं हो रहा है, बट ये उस स्वरूप से थोड़ा सा हट गया, ठीक है। तो हम डिक्लाइन नहीं कहेंगे, हम पतन नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे इसका स्वरूप बदल गया, ठीक है। इसके कुछ रचनाएं आज भी बहुत अच्छी रचनाएं, 1600 मतलब कुछ राइटर्स ने तो 1850 तक ले लिया, वो तो अपने अपने ऊपर डिपेंड करता है ना कौन कितना लेते हैं।
कितने टाइम तक? कुछ कुछ राइटर्स ने तो 1850 तक बोल दिया है, जैसे रोमिला थापर के कुछ किताबों में बोला गया है कि तमिल साहित्य का विकास जो है उस दौर में सबसे अधिक हुआ, लेकिन इस काल में भी इसका पाया जाता है। अगर आप ज्ञानपीठ वो है आपके इंदिरा पी बरुआ, उनके मुताबिक 19वीं शताब्दी में भी संगम साहित्य जो है वो अपना वजूद बना के रखने में सफल है। ये तो हमारी सोच है ना कि हम कैसे इसको कहें। जैसे कई सारे लोग कहते हैं हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया, मैं नहीं कहती। हड़प्पा सभ्यता नहीं पतन हुआ, क्योंकि अगर पतन होता तो वो खत्म हो जाता, उसके बाद उस टाइप की चीजें नहीं मिलती। लेकिन हम पशुपति के पूजा करते हैं, हम शिव जी के पूजा करते हैं, इसका मतलब क्या है? हमने उनके कल्चर को अपना लिया है, तो उनका कल्चर तो चला है ना हमारे साथ, मेरा ऐसा मानना है। तो वो तुम अपनी राय रखोगे कि संगम साहित्य खत्म हुआ नहीं हुआ, ये तुम्हारा राय रख सकते हो। इसी के साथ हमारा संगम साहित्य खत्म होता है। हमने थोड़ा सा चेर और पांड्या हमें पढ़ना है, क्योंकि मेडिवियल समयकाल में भी है, ठीक है। कई सारे हमने क्षेत्रीय मतलब राजवंश लिखे हैं, जो आगे हम लोग अब राजनीतिक राजवंश पे जाएंगे, और नेक्स्ट होगा आपका चेरों के बारे में। चेर, फिर पांड्या, फिर उसके बाद हम लोग जाएंगे राष्ट्रकूट, फिर हम जाएंगे विजयनगर, फिर जाएंगे हम बहमनी, तब जाके हमारा मेडिवियल खत्म होगा, क्योंकि उस समय काल को हम छोड़ नहीं सकते। चलो।